हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक आज के इस एग्जॉस्टिव फाइनेंशियल और टेक एनालिसिस वीडियो में। आज हम देश के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट को डिकंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जो ग्लोबल पॉलिसी मेकर्स के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। जब भी हम रूरल डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर पर बात करते हैं तो हमारा ध्यान ट्रेडिशनल सब्सिडीज या सीधे कैश ट्रांसफर्स पर जाता है, लेकिन आज हम जिस पॉलिसी की बात करने जा रहे हैं वो एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने के साथ साथ वुमेन्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एक बड़ा स्केलेबल मार्केट ड्राइवन बिजनेस इंजन में कन्वर्ट कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं नमो ड्रोन दीदी स्कीम की। ठीक है, तो इस वीडियो को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने के मोटिव से इसको बहुत इजीली इस रिपोर्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, इस रिपोर्ट को हम स्टेप बाय स्टेप इसके स्ट्रक्चरल फ्लो, फाइनेंशियल इंजन और सोशल इंजीनियरिंग को समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इसका हर एक सेक्शन अगले सेक्शन से डीपली लिंक्ड है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं ग्लोबल एग्रीकल्चरल डायनेमिक्स में। कहते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स में एक बहुत बड़ी साइनर्जी हाईलाइट की गई है। चाइना के एक एनवॉय ने कहा था कि जब भारत का हाथी और चाइना का ड्रैगन मिलेंगे तभी सही मायने में एशियन कंट्री का सपना पूरा होगा। हालांकि दोनों देशों के बीच स्ट्रक्चरल एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, लेकिन पॉलिसी सर्कल्स में एक ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री रियलिटी सामने आई है जो मॉडर्न एग्रीकल्चर के रिवोल्यूशनाइज कर सकती है। ठीक है, और वो है चाइनीज ड्रोन टेक्नोलॉजी और इंडिया की नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव का क्रॉस बॉर्डर कॉम्बिनेशन। अब सवाल ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। इसको समझने के लिए हम इस क्रूशियल बेंचमार्क डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा कहता है कि चाइना के पास भारत के मुकाबले अ, काफी कम अरेबल लैंड यानी कि खेती योग्य जमीन है। इसके बावजूद उनकी पर एकड़ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और उनके इंडिविजुअल फार्मर्स की इनकम कैपेबिलिटी इंडिया से कहीं ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उनका लार्ज स्केल टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। अब ये क्या है? चाइना के एग्रीकल्चरल फील्ड्स में इस वक्त लगभग 2,50,000 ड्रोन्स एक्टिवली डिप्लॉयड है। ठीक है, ये उनकी रूटीन फार्मिंग का हिस्सा बन चुका है। वहां इन ड्रोन्स के दो प्राइमरी एप्लीकेशंस हैं। पहला है प्रिसीजन प्लांटिंग, यानी कि इसका मतलब है कि बीजों को बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन पर ड्रॉप करना ताकि उनका वेस्टेज जीरो हो। दूसरा है टारगेटेड मेंटेनेंस। इसके अंदर रियल टाइम क्रॉप हेल्थ स्कैनिंग की जाती है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एरियल फर्टिलाइजर स्प्रे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम बॉटलनेक है। क्या चाइना का ये हार्डवेयर सेंट्रिक इंडिविजुअल मॉडल डायरेक्ट इंडिया में चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। और यहीं पर आता है इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल पिवट जो हमें लेकर चलता है अगली टेबल पर। अभी आपको इस पेज पे ये टेबल दिख रही है। इस टेबल को मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये जो कंपैरिजन मैट्रिक्स है इसको ध्यान से डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इंडिया ने पूरे टेक नैरेटिव को बिल्कुल फ्लिप कर दिया है। चाइना का जो अप्रोच है वो प्योरली कैपिटलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक है। ठीक है, वहां एक प्रोग्रेसिव किसान खुद ड्रोन्स खरीदता है और अपने खेत में यील्ड बढ़ाने के लिए चलाता है। लेकिन भारत में लैंड्स का मैसिव फ्रेगमेंटेशन है, यानी किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं। अगर भारत सरकार हर एक किसान को इंडिविजुअल ड्रोन देने निकली तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट और मशीन अंडर यूटिलाइजेशन के कारण पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए इंडिया का पीवट टेक को इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं बल्कि सोशल कैपिटल बनाना है। हमने टारगेट किया है कि देश के सबसे बड़े ऑपरेशनल नेटवर्क को, यानी 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। और यहाँ जो बिजनेस इंजन यूज हो रहा है उसे कहते हैं ड्रोन एज अ सर्विस, यानी कि DASS दास। ठीक है, इसका मतलब गांव के लेवल पर ड्रोन्स का कंट्रोल इन महिला कलेक्टिव्स के पास होगा जो पूरे विलेज इकोसिस्टम को रेंट पर मॉडर्न प्रिसीजन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। अब ये सिस्टम रियल ग्राउंड पर वर्क कैसे करेगा, तो इस चीज को अभी हम समझते हैं।
आइए अब इस वर्कफ्लो आर्किटेक्चर को बहुत ही डीपली स्टडी करते हैं, क्योंकि बिना ऑपरेशनल डिजाइन को समझे आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू एडिशन नहीं समझ पाएंगे। इसके बैक एंड में एक इंस्टीट्यूशनल 4 स्टेज प्रोसेस है। पहला स्टेप है द बेस। इसमें क्या है, सबसे पहले डेटा ड्रिवन अप्रोच के जरिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन डेटा लेयर्स को स्क्रीन करता है और टारगेट कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करता है। स्टेप 2 है द नोड, यानी कि इन आइडेंटिफाइड जोन्स में से 15,000 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सिलेक्ट किया जाता है। इन्हें एक ऑपरेशनल बेस के रूप में इसलिए चुना गया है ताकि इनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर को लिवरेज किया जा सके। स्टेप 3 है द असेट। इसका क्या मतलब है कि सिलेक्शन के बाद आता है कोर इंटरवेंशन। इस इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिव को फिजिकल एसेट के रूप में एक एडवांस कस्टमाइज्ड एग्रीकल्चर ड्रोन पैकेज डिलीवर किया जाता है। इसके साथ ही हम ह्यूमन कैपिटल बिल्ड करते हैं। ग्रुप से एक महिला को सेलेक्ट करके स्पेशलाइज्ड पायलट ट्रेनिंग दी जाती है। स्टेप 4 आता है द आउटपुट। जैसे ही ट्रेनिंग पूरी होती है, एसेट एक्टिव सर्विस मोड में आ जाता है। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप लोकल एरिया के किसानों को प्रिसीजन स्प्रेइंग और रियल टाइम क्रॉप स्कैनिंग के लिए एक पेड रेंटल सर्विस के रूप में ड्रोन देती है। किसानों का इनपुट कॉस्ट कम हो जाता है और इन महिलाओं के पास एक रिकरिंग कैश इनफ्लो जनरेट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे टेक्निकल एग्जीक्यूशन के रास्ते में एक बहुत बड़ा सोशियो लीगल बैरियर था। उस बैरियर को इस पॉलिसी ने कैसे हटाया, क्या किया, वो इस ब्लूप्रिंट का सबसे ब्रिलियंट सेगमेंट है, जिसको हम कहते हैं बाईपासिंग द लैंड ओनरशिप बैरियर। ठीक है। ट्रेडिशनल इंडियन रूरल सिस्टम्स में अगर आप कोई भी ट्रेडिशनल एग्री सब्सिडी उठाकर देख लीजिए, तो सरकार उन पर सब्सिडी तभी देती है जब किसान के नाम पर लीगल लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि भारत में एग्रीकल्चरल लैंड ओवरवेलमिंग परिवार के पुरुषों या हस्बैंड के नाम पर रजिस्टर्ड होती है। इस पैट्रियार्कल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर की वजह से होता है कि जो रूरल वुमेन दिन रात खेत में सबसे ज्यादा फिजिकल लेबर करती है, वो इंडिविजुअल बेनिफिशियरी बनने के क्राइटेरिया से कंप्लीटली एक्सक्लूड हो जाती है। नमो ड्रोन दीदी पॉलिसी ने इस कॉम्प्लेक्स लीगल बैरियर को एक सिंगल स्ट्रोक में खत्म कर दिया, जिसे ददास बाईपास कहा गया है। पॉलिसी डिजाइनर्स ने इस इनिशिएटिव को एसेट परचेजिंग सब्सिडी के रूप में डिजाइन नहीं किया है, इसे एक इंस्टीट्यूशनल सर्विस प्रोविजन मॉडल के रूप में स्ट्रक्चर किया गया है। इसका मतलब सिंपल है कि गांव की महिलाएं ड्रोन से इनकम तभी कमाएगी जब वो टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करेगी, ना कि इस बात से कि उनके पास जमीन कितनी है। ये इनोवेशन रूरल वुमेन को बिना किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के, बिना लैंड ओनरशिप एसेट के डायरेक्टली हाई टेक इंडस्ट्री का सर्विस एंटरप्रेन्योर बना देता है। अब सवाल ये है कि इस एसेट लाइट मॉडल को बैकअप करने के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए हमें इसके मैथमेटिकल्स नंबर्स को समझना होगा। दोस्तों, कोई भी मैक्रो पॉलिसी तभी लंबे समय तक सरवाइव करती है जब उसके पीछे का फाइनेंशियल मॉडल एयर टाइट हो। इस फाइनेंशियल इंजन के 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट सबसे पहले है कैपिटल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए 80% सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दी जाती है, जिसकी मैक्सिमम इकोनॉमिक कैपिंग यानी कि $8 लाख तक सेट की गई है। यानी अगर ड्रोन पैकेज का कॉस्ट हाई भी है तो अपफ्रंट कैपिटल लोड गवर्नमेंट खुद एब्जॉर्व कर लेती है। दूसरा कंपोनेंट है बचा हुआ जो 20% मार्जिनल कैपिटल है, उसे फाइनेंसिंग करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप कलेक्टिव्स को बैंक क्रेडिट लिंकेज के तहत एक हाईली सब्सिडाइज 3% इंटरेस्ट रेट लोन, ठीक है 3%, ये डेटा को याद रखना कि जो 3% है 80% कौन देगा, ठीक है। इन सब डेटा को याद रखने का मोटिव ये होता है क्योंकि ये एग्जाम्स में वनडे एग्जाम्स जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इनमें ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे देगी, सेंट्रल इसका कितना पार्ट अपने ऊपर लेती है, ये सब, ठीक है। तो देखो, ये जो 3% इंटरेस्ट रेट लोन फ्रेमवर्क दे दिया जाता है, ठीक है,
इससे उन पर डेट सर्विसिंग का कोई स्ट्रक्चरल प्रेशर नहीं बनता है। कंपोनेंट 3 है कि रही बात ह्यूमन रिसोर्स वैलिडेशन की, तो पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, ओरिएंटेशन और कंप्लायंस सेफ्टी का पूरा एक्सपेंडिचर इस पॉलिसी के प्रोविजंस के अंदर पहले से ही फुली इंटीग्रेटेड है, यानी महिलाओं को अपनी तरफ से कोई कॉस्ट नहीं देनी है। अब इस फाइनेंशियल मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक लिंक है, जिसे हम कहते हैं पॉलिसी कन्वर्जेंस। ये कोई आइसोलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारे देश के सबसे बड़े सोशल मिशन यानी कि लखपति दीदी के साथ इंटीग्रेटेड है। ये पॉइंट भी नोट करना कि किसके साथ लिंक्ड है। ठीक है, लखपति दीदी मिशन का क्लियर गोल है रूरल एरियाज में ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड करना जो सालाना कम से कम $1 लाख का इंडिपेंडेंट डिस्पोजेबल इनकम जनरेट करे। इसलिए ड्रोन यहाँ पर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी एसेट नहीं है, ये एक केयरफुली इंजीनियर्ड फाइनेंशियल टूल है जो डायरेक्ट इस लखपति दीदी टारगेट को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों, इस पॉलिसी को लेकर मार्केट में काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी है, चलिए उन्हें क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है कि पब्लिक डोमेन और न्यूज एनालिसिस में इस पॉलिसी को लेकर कुछ बड़े एनालिटिकल ट्रैप्स है जिन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो इस स्कोरबोर्ड मैट्रिक्स से इन मिथ्स को कंप्लीटली बस्ट करते हैं। पहला ट्रैप्ड मिथ है, काफी लोग सोचते हैं कि ड्रोन डायरेक्टली किसी एक अकेली महिला किसान को दिया जाता है। ठीक है, वैसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। फैक्ट ये है कि अकाउंटेबिलिटी और मेंटेनेंस इंश्योर करने के लिए ड्रोन सिर्फ और सिर्फ वुमेन हेल्प सर्विस ग्रुप्स को हैंड ओवर किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो मिथ है कि लोग सोचते हैं कि अप्लाई करने के लिए लैंड रिकॉर्ड चाहिए। जैसा कि हमने डिकंस्ट्रक्ट किया है, ये कंप्लीटली अनट्रू है। फैक्ट ये है कि ये प्योरली एक सर्विस मॉडल है, इसलिए लैंड एसेट्स वैलिडेशन से इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, समझ आया। और तीसरा ये है कि ये जो सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप है, लोग सोचते हैं कि क्योंकि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन इन्वॉल्व है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का प्रोग्राम होगा। बिल्कुल भी नहीं, इसका एब्सोल्यूट एपेक्स नोडल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है। ठीक है, ये भी चीज आप नोट्स में नोट डाउन करना कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सिर्फ ग्रास रूट फैसिलिटेशन नेटवर्क में असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। आगे बात समझ में। तो दोस्तों, तो समराइज और कंप्लीट मास्टर क्लास नमो ड्रोन दीदी को जेनेरिक और सिंपल एग्रीकल्चर स्कीम नहीं है, ये देश के एग्रीकल्चर कोर और रूरल सोशियोलॉजी को बदलने वाला एक कंप्लीट डेटा ड्रिवन आर्किटेक्चर है। इसे पूरे इंटरवेंशन को हम इस पांच पिलर इम्पैक्ट मैट्रिक्स के साथ सिक्योरली रैप अप कर सकते हैं। पहला ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि डायरेक्ट मार्केट एक्सेस और कंटिन्यूस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जनरेट करना बिना किसी इंस्टीट्यूशनल एसेट डिपेंडेंसी के। दूसरा है सोशल कैपिटल, यानी कि कलेक्टिव की यूनिफाइड पावर को सिक्योर करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की नेटवर्क बार्गेनिंग कैपेसिटी को अपग्रेड करना। तीसरा है एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी, यानी कि भारत के कोर प्राइमरी सेक्टर में मॉडर्न एडवांस प्रिसीजन टेक्नोलॉजी से फर्टिलाइजर वेस्टेज और लेबर रिस्क को कंप्लीटली एंड करना। चौथा है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि कॉर्पोरेट टेक हब से कंट्रोल निकाल कर सर्विस एसेट्स को सीधे लोकल विलेजर्स के हाथों में दे देना। फिर पांचवा है स्किल डेवलपमेंट, देश की ट्रेडिशनल रूरल ह्यूमन रिसोर्स को एडवांस टेक्निकल ऑपरेशंस, हार्डवेयर, ठीक है, इन सबको और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में सिस्टमेटिकली ट्रांसफर करना। आपको समझ आया दोस्तों? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लियर इंटरकनेक्टेड लेआउट से आपको नमो दीदी ड्रोन वाली जो ब्लूप्रिंट का एक एक सेगमेंट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, आपको कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं वापस आपको वीडियो के जरिए बता दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने एनालिटिकल सर्कल्स और सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हाँ, रही बात क्वेश्चंस की,
तो क्वेश्चंस मैंने आपको बीच-बीच में जैसे बताए थे कि कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट में दिया गया है, फिर इसमें नोडल एजेंसी कौन है और कौन-सी एक और स्कीम को इसके साथ मिलाया गया है। तो ये इस आज की रिपोर्ट से ये 3 मेन जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी इनके लिए तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस में। उनको ये मिथ्स बताने होंगे, फिर चाइना और इंडिया के बीच की जो कन्फ्यूजन है उनको क्लियर करना होगा। ये सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद।